अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी जो मेहमान हमारे साथ हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमें हर वक्त इंडिया से और पाकिस्तान से सब जगह से ही लोग पूरी दुनिया से मिलके कहते रहते हैं कि उनको बुलाएं और उनसे बात करें। तो बिल्कुल आज हमने फिर उनको जहमत दी है और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर परवेज भाई। हम उनसे बात करेंगे, अमेरिकन इलेक्शन पे भी पूछेंगे और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है जो कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को के बारे में उन्होंने लिखा है उसमें कि किस तरह से यहाँ पे उनके जो पोस्टर थे, उनकी जो पिक्चर्स थी, उसपे कैसे ब्लैक कर दिया गया पेंट करके कुछ स्टूडेंट्स ने। तो ये बात भी हम करेंगे और इसके साथ साथ पीडीएम के जलसे पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जो है बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए ही आपको तंग करूंगी। तो मुझे सर ये बताइए कि यूएस इलेक्शंस को आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन में या पाकिस्तान को कोई फायदा नुकसान कुछ होता नजर आ रहा है? पाकिस्तान को फायदा हो या ना हो, दुनिया को तो बड़ा फायदा हुआ है इससे। शुक्र है कि इस शख्स से हमें निजात मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बर्बादी लाई है न सिर्फ अमेरिका पे पर पूरी दुनिया पे, तो तारीख इसको नहीं बख्शेगी। इसने चलिए अमेरिका को तो खूब खराब किया, उसका जो जमहूरी निजाम था उसको तहस नहस कर दिया। अब भी वो जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उधर जो नस्ल परस्ती है, जो तंग नजरी है, जो तासुबात हैं, जो वाइट सुप्रेमेसी है, उसको उसने जो हवा दी है, उसके जाने के बाद भी ये खराबियां खत्म नहीं होंगी। और अगर इसको देखा जाए एक बड़े तनाजुर में, उसने जो खारजा पॉलिसी अमेरिका की इस मुरतब की है, तो उसमें उसने अपने जो सारे इत्तेहादी हैं उनके साथ नाते तकरीबन तोड़ दिए, नेटो को खत्म कर दिया। चलिए हमारे नुक्ता नजर से वो बुरा नहीं है। अगर हम तो नहीं चाहते कि अमेरिका जगह जगह दुनिया में मुदाखलत करे, लेकिन जैसे उसने जो न्यूक्लियर माहिदा था ईरान के साथ उसको खत्म कर दिया, और जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उसने कहा कि मैं तो इसकी कोई इज्जत ही नहीं करता, मुझे तो सिर्फ एक चीज से गर्ज है, एंड दैट इज टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ये नहीं कि अमेरिका के लोग, बल्कि उधर के जो सबसे मालदार लोग हैं, कैपिटलिस्ट तबका है, वो तो बेहद खुश हुआ क्योंकि टैक्स उसने तकरीबन खत्म कर दिया। वहां पे इतना कम कर दिया जो तारीख में कभी नहीं हुआ। जब आप टैक्स कम करते हैं तो उसके फिर नताइज होते हैं, तो जो गरीब तबका है वो पिस जाता है। तो ये अमेरिका के लिए तो बुरा था, लेकिन दुनिया के लिए इससे भी ज्यादा बुरा था, क्योंकि जो जो आमिराना निजाम था उसका, जो कहते हैं ना कि खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है, तो ऐसे ही हुआ। आप देख लें कि हंगरी में क्या हुआ कि इसराइल में जो नेतन्याहू है वो भी इसी तरह के रवैये रखता है। फिर ओरबान, नरेंद्र मोदी और हमारे इमरान खान भी उसी पैटर्न पर चलते हैं, यानी कि जो सियासत में गालम गलोच और एक रूखापन आया, वो मैं समझता हूँ कि उसमें ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है। तो शुक्र कर रहे हैं हम कि ये गया, लेकिन अब भी थोड़े से खदशात हैं कि क्या ये आराम से जाएगा कि नहीं, या इसे धक्का देकर निकालना पड़ेगा अमेरिकनों को। लेकिन सर जो नया प्रेसिडेंट आ रहा है उससे क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि पहले लोग बहुत तारीफें करते थे, उन्होंने कहा जाता था कि कश्मीर के लिए भी बात की थी और भी बहुत कुछ कहा था। तो कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे होंगे या कुछ आगे बढ़ सकेगा पाकिस्तान? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के नुक्ते नजर से, क्योंकि देखिए अमेरिका की दिलचस्पी पाकिस्तान में काफी कम हो गई है। और जो भी आए, बाइडेन आए या ट्रंप आए, उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अफगानिस्तान का मसला तो अब ऐसे इस नहज पे पहुंचा है कि अमेरिका वहां निकलने की जल्दी में है, और बाइडेन इसको
اس کو روک نہیں سکتا. میرا خیال ہے کہ اس وقت امریکہ کی پبلک یہ نہیں اجازت دے گی کہ امریکہ پھر اپنی فوجوں کو بھیجے افغانستان میں. اور اب جہاں پہلے امریکہ کو پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کم کرنے یا اس کو روکنے، اس پروگرام کو روکنے کی طرف اس کی سمت تھی، لیکن اب اس پر امریکہ تقریباً ہار مان گیا ہے. اسے پتا ہے کہ نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو وہ نیوکلیئر ویپنز، مزید نیوکلیئر ویپنز حاصل کرنے سے روک سکتا. تو ہاں اب ایک اور بات ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان چین کے دائرۂ اثر میں بہت پہلے سے تھا، لیکن اب سی پیک نے اس کو اور زیادہ مضبوطی سے جوڑ رکھا ہے. اب امریکہ اس جوڑ کو کمزور نہیں کر سکتا، لہٰذا امریکہ کے آپشنز کم ہیں. تو جو چاہے بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی خاص فرق آئے گا. بالکل ٹھیک. لیکن سر آپ سی پیک کو، جیسے آپ نے چائنا کی بات کی تو ہم تھوڑے سے سی پیک پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو سی پیک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے وہ چائنا کے اندر آتا چلا جا رہا ہے، اس سے قرضے پہ قرضہ لے رہا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب نے بھی اپنے پیسے واپس مانگی ہیں. اب انہوں نے جو میرے خیال ہے $3 ملین جو دیے تھے، ایک تو واپس کر چکے ہیں، دو اور انہوں نے کہا وہ بھی واپس کر دو. تو وہ بھی وہ چائنا سے ہی لے کر واپس کریں گے. تو کیا ہم چائنا کے بہت زیادہ محتاج نہیں ہوتے جا رہے؟ ہاں، ہم چائنا کے زیر اثر نہ صرف آ چکے ہیں، لیکن اس کے اس قدر مقروض ہو گئے کہ اب اس چنگل سے نکلنا وقت کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. چائنا نے کہنے کو تو یہاں سرمایہ کاری کی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اب تک کوئی 50-55 ارب روپے کہتے ہیں کہ آ چکا ہے. اس کی تفصیلات بھی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. یہ قرضے ہیں اور یہ قرضے واپس کرنے پڑیں گے. اب بھی یہ بہت بھاری ہمیں لگنے لگا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو لاہور میں جو ریل کا نظام انہوں نے لگایا وہ سستا نہیں تھا. اس پر بھی ہمیں نہ صرف قرضہ واپس کرنا ہوگا، لیکن ان قرضوں کے اوپر سود بھی دینا ہوگا. یہی بات جو نیوکلیئر پاور پروگرام ہے، اس وقت کراچی میں 2 بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ لگ رہے ہیں، اور شاید 1-2 سال میں وہاں سے بجلی بھی بننے لگے. لیکن یہ مفت ہمیں نہیں ملا نا، یہ ہمیں لون پر ملا، قرضوں پر ملا، اور یہ ادا کرنے پڑیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بہت خوشی سے چین کے ساتھ معاہدے کے بعد معاہدہ کیا، آگے کا نہیں سوچا. بالکل صحیح. اور سر اسی طریقے سے آج کل آپ کو معلوم ہی ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان کے جو پی آئی اے کے خاص طور پہ جو پائلٹس ہیں، ان کے اوپر ایک ایلیگیشن لگا ہوا تھا کہ یہ فیک ڈگریز ہیں ان کی، اور بہت سی ثابت بھی ہو گئی تھی. پارلیمنٹیرینز نے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے. تو اب یہ سننے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ملک ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو پائلٹس ہیں ان کو فلائٹس کو منع کر دیا ہے آنے سے. اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں جو منسٹر فار ایویشن تھے، انہوں نے تھوڑی جلد بازی کی، اور کافی اس پر تنقید ہو رہی ہے آج کل، جو مجھے لگتا ہے کہ وجہ ہے. آخر آپ اپنی پوری ایویشن انڈسٹری کو ہی تباہ نہیں کر سکتے. ہاں، اس میں کچھ جعلی پائلٹس تھے جنہوں نے اس ٹریننگ سے وہ گزرے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے پاس سرٹیفکیٹس آ گئے تھے. اب اس کی پہلے باریک بینی سے چھان بین کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ یہ کھلم کھلا اعلان کرتے، میڈیا کے اوپر اعلان کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پی آئی اے تقریباً بند ہو گیا تھا یورپ میں اور امریکہ میں، اور بہت سے پائلٹس بے روزگار ہو گئے. تو یہاں میرا خیال ہے زیادہ سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت تھی. اگرچہ میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ اس میں کچھ پائلٹس ضرور ایسے ہوں گے جو نااہل تھے، لیکن اب اس کو پہلے چیک کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ
पूरा जो नेशनल एयरलाइन है वो बैठ गया है। मगर अब तो उन्होंने जैसे कहते हैं ना वो टीए निकल गया है और अब सब जो कंट्रीज हैं वो मना कर रहे हैं कि पाकिस्तान से फ्लाइट्स या पीआईए की फ्लाइट्स को ना आने दिया जाए, उसके ऊपर एक तरह का बैन लगाने की बात हो रही है। तो इसको ये किस तरह से हटा पाएंगे, ये हटा सकेंगे या कुछ नहीं हो सकेगा? अब ये अपील्स के थ्रू गुजरेगा, उनका एक प्रोसीजर होगा, ये साबित करना होगा कि पीआईए के पायलट, पीआईए नहीं लेकिन जो सीएए के सर्टिफाइड पायलट्स हैं कि वो असल में अपना काम जानते हैं, कि वो ट्रेनिंग से गुजरे हैं। कोई अब चेक करने का तरीका इजाद इन्हें करना पड़ेगा, लेकिन इसकी तफसीलात तो हमें फिर बाद में पता चलेगी। बिल्कुल ठीक। और सर आजकल जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था कि बहुत ज्यादा हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खबर आती है अहमदीज के हवाले से कि कभी उनको गोली मार दी गई, कभी कुछ। मेरे ख्याल है एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में हमने कम से कम भी 6 केसेस सुने इस तरह के। ये चीज बढ़ती क्यों चली जा रही है पाकिस्तान में? पहले इतना सुनने में इस तरह की बात नहीं आती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हर हफ्ते की ये खबर बन गई है। इसलिए कि हुकूमत इनके सामने लेट गई है, कोई सख्त बयान नहीं आता वजीर आजम की तरफ से, सदर पाकिस्तान की तरफ से, कि हम अपनी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, और खुलकर कौम के सामने उनकी मजम्मत करनी चाहिए। मगर हमें कोई ऐसी आवाज सुनने में नहीं आती ना। बस ये वारदात यहाँ हुई, वो कत्ल वहां हुआ, तो ये बस चलता जाएगा। मसला ये है कि जो हुकूमत है ये मुल्लाओं के जोर पर आई थी। यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, वो तो मिस्टर तालिबान कहलाते थे। तो अब उनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। वो खुद खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस में शरीक होते थे, और अब भी उन्होंने कोई हमदर्दी का इजहार नहीं किया, जो कि एक सरबराह को करना चाहिए। आखिर ये पाकिस्तानी है, इनका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, और पाकिस्तान के बनने में इन लोगों ने, अहमदियों ने खुलकर कायद आजम का साथ दिया था और तहरीक पाकिस्तान का साथ दिया था। अब तो जरूर पछताते होंगे कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों की, लेकिन हकीकत यह है कि ये पाकिस्तान के फुल शहरी थे 1974 तक। 74 में इन्हें इस्लाम से निकाला गया, लेकिन ये मुसलमान हो या ना हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये इंसान है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, और क्यों जब इनके साथ ही जुल्म और ज्यादती होती है कि हम चीख क्यों नहीं पड़ते? बिल्कुल कोई आवाज नहीं निकलती। बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्राइम मिनिस्टर भी कोई बात नहीं करते। लेकिन क्या ह्यूमन राइट्स वाले भी नहीं देख रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी तरफ से दुनिया में कहीं से कोई आवाज नहीं उठती कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ इतना कुछ गलत हो रहा है? ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ऐसे बेशुमार है। हाँ, आवाज तो उठती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो इसकी मजम्मत करते रहते, लेकिन अब मेरा ख्याल है जो इस वक्त दुनिया के बड़े मसले हैं, और एक तो ये ट्रम्प के मसले ने, अमेरिका के इलेक्शंस ने, और हर चीज को दबा के रखा हुआ था। फिर फ्रांस में जो हुआ, जो सर कलम किए गए, जो टीचर को मारा, और फिर जो चर्च में हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी जो बड़ी खबरें हैं उसके सामने यहाँ पाकिस्तान में जो होता है, तो इसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं देते। सर आपने भी अभी आर्टिकल आपका 2-4 दिन पहले मैंने देखा था, ट्विटर पे किसी ने शेयर किया था, जिसमें आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात की है कि वो वाहिद थे जो कि नोबेल प्राइज लेकर आए, और फिर हमने उनके साथ क्या सलूक किया। हमें हालांकि उनको अपना हीरो बनाना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ किस तरह का रवैया है। तो लेकिन सर मुझे जहां तक याद पड़ता है तो कुछ साल पहले तक लोग इस तरह के नहीं थे। ये अभी पिछले 10, 20, 30 साल से इस तरह का रवैया क्यों बढ़ता चला जा रहा है, जबकि अब तो जरूरत है भी नहीं?
20-30 نہیں اس سے زیادہ پرانا ہو گیا، کیونکہ 74 یعنی کہ 26 سال ادھر اور 20 سال ادھر، کوئی 46-47 سال ہو گئے. تو ہاں جب سے ان کو اسلام سے خارج کیا ہے تو یہ زیادہ ہونے لگا ہے. لیکن عبدالسلام کا دیکھیے پہلے زمانے میں اتنا زیادہ تعصب کا اظہار نہیں ہوتا تھا. ایوب خان نے ان کو اپنا سائنسی مشیر مقرر کیا تھا. بھٹو، حالانکہ بھٹو کوئی احمدیوں سے اس کو نہ کوئی بیر تھا نہ کوئی لگاؤ تھا، اس نے بھی رکھا ہوا تھا سائنسی مشیر کے طور پر عبدالسلام کو. پھر سلام صاحب خود چھوڑ گئے. مگر آج کل تو ہر ایک لیڈر جو ہے پاکستان میں ان سے کنارہ کش ہوتا ہے. لیکن وہ چلی کنارہ کش ہونے کی بات الگ ہے، یہ جو بے حرمتی ہوتی ہے، جان کر بے عزت کرنا، گالم گلوچ، یہ کسی مہذب قوم کو زیب نہیں دیتا. آخر عبدالسلام ہم مان لیتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، چلو ٹھیک ہے ختم کرو بات، مگر پاکستانی تو تھا. وہ جنگ میں پیدا ہوا، لاہور میں اس کی تعلیم و تربیت ہوئی، اس نے آخری دم تک پاکستان کا پاسپورٹ رکھا، اور یہ واحد پاکستانی ہے جس نے سائنس کی دنیا پہ اپنا اثر چھوڑا، اور ایک بھی پاکستانی اس پائے کا نہیں ہے. تو پھر خدا را چھوڑیے ان باتوں کو. یہ تو ادھر تعصب کی فضا میں، اس تنگ نظری کی فضا میں کبھی سائنس پنپ نہیں سکے گی. ادھر وہ پودے آپ لگاتے جائیں، وہ پودے آگے بڑھیں گے نہیں. سر یہ دعوے تو بہت کرتے ہیں، عمران خان کی گورنمنٹ بھی بہت دعوے کرتی ہے، ہم سائنس میں یہ کریں گے، ہم ایجوکیشن میں وہ کریں گے، لیکن کبھی ہم نے کوئی ایسی خاص پالیسی نہیں دیکھی جو یہ لے کر آئے ہوں، نہ سائنس کی فیلڈ میں نہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں. کچھ نہیں ہو رہا. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سب سے کم پریورٹی کے اوپر ہمارے پاس ایجوکیشن، اور ایجوکیشن بھی وہی والی ہے جو آپ کہتے ہیں نا ڈگری یافتہ، وہ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں. یہاں پالیسیوں سے بات نہیں ہوتی، یہاں یہ ہے کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز کیسے ہیں. تو دیکھیں اس میں صرف عمران خان کی حکومت کو قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں. یہ تو ایک سماجی یہ بیماری ہے جو پورے سماج میں پھیلی ہوئی ہے، کہ ہم نے کبھی اپنے عالموں کو، عالم سے میرا مطلب یہ کہ جو سائنسدان ہیں، مفکر ہیں، ان کو کبھی کوئی مقام دیا نہیں. دیکھیں سڑکوں کے نام جو ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کس کے نام ہے؟ وہ کوئی شہید ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی پتہ نہیں تحریک پاکستان کا نامعلوم فرد ہے، اس سڑکوں کے نام وہ رکھے جاتے. ہم نے کوئی بھی ایک بڑے مفکر کو نہیں پہچانا، اس کے نام سے کوئی ایسا ادارہ نہیں منسوب کیا. اچھا اب آپ دیکھ لیجئے کہ نیشنل سینٹر فار فزکس جو عبدالسلام کی تجویز تھی، اور جس کا پہلا ڈائریکٹر ان کا شاگرد تھا پروفیسر ریاض الدین، اور بہت ہی وہ خود ایک مانے ہوئے فزسسٹ تھے. کہ میں یہ کہوں گا کہ سلام کے بعد ریاض الدین کا نام آتا، لیکن اس کا نام وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ نواز شریف نے اور صدر پاکستان نے اس وقت، اور میں 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک حکم جاری کیا تھا کہ نیشنل سینٹر فار فزکس کا نام تبدیل کر کے عبدالسلام سینٹر فار فزکس کر دیا جائے. لیکن اب کیونکہ نیشنل سینٹر فار فزکس پر فوج کا قبضہ ہے، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن SPD، اور فنڈنگ وہیں سے آتی ہے، قبضہ کر لیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی بات نہیں ماننی ہے، ہاں وہ حکومت ہو یا کوئی اور ہو، ہم وہی کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے پھر انسٹیٹیوشنز نہیں بن سکتے نا، اس سے سائنس کی قدر سامنے نہیں آتی. ٹھیک ہے لیفٹ رائٹ اور بوٹوں کا راج ہوگا، یہاں سائنس اور علم کبھی
फरोग नहीं पा सकेंगे। सर यहाँ पे मैंने ये चीज भी महसूस की है पाकिस्तान में कि हमने माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा दबा के रखा है, खास तौर पे जो अहमदीज हैं। कल भी मैं बात कर रही थी किसी से, तो मैंने कहा कि आप मेरे सामने 1 दर्जन लोग लाके बिठा दें और मुझे बस 5-5 मिनट उनसे बात करने दें, मैं आपको बता दूंगी इनमें से अहमदी कौन है, जबकि हम रिलीजन पे कोई बात नहीं करेंगे। तो वो कह रहे वो कैसे, मैंने कहा इसलिए कि हमने उनको इतना डरा दिया है कि वो ऊंची आवाज में कोई बात ही नहीं करते। आप किसी भी अहमदी से मिले, वो बहुत धीमे धीमे लहजे के होते हैं। उतना डर गए, इतना सहम गए हम लोगों से कि ये लोग हर बात पे यानी अदालत तक में गोलियां मार देते हैं। तो ये हाल हमने किया हुआ। उसके बाद हम बहुत बड़े जो है वो लंबरदार बनते हैं कि जी भारत ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, और खुद हमारा ये हाल है। तो इस चीज को कभी तो कहीं जाके तो ठीक होना होगा, कोई तरीका है इस चीज को सही करने का? बस यही है कि आप इस पर अपनी आवाज उठाते रहे कि गलत बात है। देखें, ये हम अगर अपनी अकलियतों के साथ, जिसमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, अहमदी हैं, पारसी हैं, अगर हमने इनके साथ बुरा किया तो फिर हम किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक करो जब हम जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, खा वो ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो, अफ्रीका हो। उधर जाके तो हम गला फाड़ फाड़ के ये कहते हैं कि हमें अपने हुकूक चाहिए, हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे अगर हमें नौकरी अपनी मर्जी की नहीं मिली, या अगर हमारे साथ कोई तासुब का इजहार हुआ, हम एकदम उधर अदालत में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा पैदाइशी हक है। और बात भी बिल्कुल ठीक है, हर शख्स का ये पैदाइशी हक है। क्योंकि देखिए, ना आपने ना मैंने अपना मजहब चुना है, अपनी शहरियत, जिस मुल्क में हम पैदा हुए, अपना खानदान वगैरह, ये तो ऐसा ही हुस्न इत्तफाक है। तो ठीक है, बिल्कुल, हम जब जाते हैं हम कहते हैं कि हमें अपना हक दो। तो इसी तरह से हमें औरों को उनका हक देना चाहिए। तो आपने पूछा कि ये कैसे हो सकेगा, एक ही तरीका ये है, वो ये कि आप ये बात करते रहें कि डज नॉट मेक सेंस, कि तासुबात जो है वो बुरी चीज होती है। और हमको इंडिया में ये बहुत बुरा लगता है, और वजह तौर पर कि उधर मुसलमानों के साथ आजकल अच्छा नहीं किया जा रहा है। उधर जो सिटीजन सिटीजन एक्ट है, वो मैं समझता हूँ कि गलत है, वो इम्तियाजी सलूक है मुसलमानों के साथ, गलत है। जो कश्मीर में हुआ है सो गलत है। तो जो गलत काम है वो गलत यहाँ भी है, उधर भी है। और जहां आपको ये दिखाई देता है कि काम गलत होता है, तो उधर इंसान दोस्त, वो जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, किसी अकीदे से नहीं, तो उनको फिर अपनी आवाज उठानी चाहिए। और ऐसा होगा, होता रहेगा। जब ज्यादा होगा तो फिर हालात दुरुस्त होने लगेंगे। और सर मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगी आपसे, जो पीडीएम के रैलीज चल रही हैं आजकल, आपको लग रहा है कि कुछ इमरान खान साहब का चल चला हुआ है, कुछ इनकी गवर्नमेंट का चेंज होने जा रही है, या कुछ इनको बदला जाने वाला है? क्योंकि काफी सब लोग 10 या 11 पार्टीज हैं जो साथ में हो गई हैं, और बहुत से इनकी अपनी भी गलतियां हैं, इनके अपने मिनिस्टर्स की भी गलतियां हैं जो असेंबली में कुछ भी बोलते हैं खड़े होकर, जिसमें फवाद चौधरी खास तौर पे है। तो इस चीज को आप समझते हैं कि कि ये कुछ गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी कमजोर पड़ गई है और अपोजिशन हावी हो रही है? हावी तो नहीं हो रही, लेकिन जो ऑपोजिशन है उसने दिखा दिया है कि वो हमेशा चुप नहीं रहेंगे, और कि जो उनको कुचलने की कोशिश की गई है उसके खिलाफ ये उनका रद्द अमल है। और जमहूरियत में आप हिस्ब इख्तलाफ का एहतराम करते हैं, आप उसे खत्म करने की कोशिश नहीं करते, फिर वो आमरीत बन जाती है। अब हुकूमत इस वक्त तो जाने नहीं लगी, कमजोर पड़ गई है, उसकी साख रोज बरोज कम होती चली जा रही है। ये वाजे होता चला जा रहा है कि ये फौज के कंधों पर आई, फौज ही है जो इसको बचाए हुए है। लेकिन इस वक्त मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात इतने नाजुक हैं, इतने खराब हैं, कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि कल
ये हुकूमत फारिग होने वाली है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगले साल क्या होगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल टेररिज्म का इल्जाम लगता रहता है, ये सिर्फ भारत की तरफ से नहीं लगता, पूरी दुनिया में हर कोई बोलता रहता है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है FATF में हम अलग फंसे हुए। तो ये पाकिस्तान में मुसलसल ये इल्जाम क्यों है? किस हद तक आपको ये लगता है कि ठीक है, और कहां तक पाकिस्तान इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा इस चीज को? कंट्रोल कर रहा है ना। पहले तो उसके साफ इनकार था कि यहाँ कोई जिहादी तंजीमें नहीं है, कि हाफिज सईद तो नेक पारसा इंसान है, उसने कभी दहशतगर्दी का नाम ही नहीं लिया। अब उसे बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया ये तो आपको और मुझे भी पता है। ये FATF का डंडा चला, और यही मेरा ख्याल है कि सही तरीका हो सकता है कि पाबंदियां लगाएं, दबाव डालें, मगर जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह है ना, उसको आप छोड़ दें, उसको भूल जाएं। यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जोर बाजू से मसलों को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे जब आप तशद्दुद इस्तेमाल करते हैं, जब आप गोलाबारी करते हैं और उसके बाद फिर उसका रद्द-ए-अमल होता, तो फिर हालात खराब होते चले जाते हैं। अब ये मैं समझता हूँ कि बड़ा सिविलाइज तरीका है कि आप कह दें कि टेरर फंडिंग को हम रोकेंगे, और उसका असर बड़ा अच्छा हुआ है। अब आप देखें कि जो जिहादी तंजीमें हैं, जिनको ठीक है सरकार ने ही, सरकार क्या एस्टेब्लिशमेंट, हमें पता है कि कौन, इन्होंने पाला था, पोसा था, बड़ा किया, इनको असलहा पहुंचाया, इनको तरबियत दी, सब कुछ, लेकिन अब इन्हें पीछे हटना पड़ा है। अब ये हमें नहीं बता रहे कि हाफिज सईद का क्या जुर्म था, क्यों उसे नजरबंद किया गया, लेकिन लश्कर तैयबा को अब इस पर बागें लगाई गई हैं और ये कमजोर हो गई। लेकिन सर हाफिज सईद को तो इन्होंने बहुत बार पहले भी बंद किया, तब भी तोड़ दिया, फिर बल्कि इन्होंने जाके रिक्वेस्ट की और उसके अकाउंट खुलवाए कि जी इसके अकाउंट खोल दे, पैसे ले सके अपने खर्चे के लिए। ऐसा कहाँ होता है कि किसी टेररिस्ट के लिए गवर्नमेंट चाहे और कहे कि जी इसका अकाउंट खोल दे, इसको पैसे चाहिए, और सारी फैसिलिटीज उसको मिली हुई। मसूद अजहर इसी तरह से है, और हमारे यहाँ जो है वो थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं, FATF से निकलते फिर दोबारा वही हरकतें शुरू हो जाती हैं। तो ये क्यों इतना डरते हैं इन लोगों से? ये थोड़े से लोग हैं, लेकिन फिर भी इतना इनसे लोग डरते हैं। लेकिन देखें वो दौर अब मेरा ख्याल है कि खत्म हो गया या खत्म होने को जा रहा है। पहले तो ये पूरे पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे थे, दुकानों में इन डब्बे रखे हुए थे, चंदा के डब्बे रखे हुए थे, इनके बड़े बड़े पोस्टर थे, ये बड़े बड़े यहाँ जुलूस निकालते थे, मजमे होते थे। एक था दिफाए पाकिस्तान, याद होगा आपको, दिफाए पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े जलसे कराता था। वो कहाँ गायब हो गए, क्यों गायब हो गए? इसलिए कि दबाव पड़ा था, और वो दबाव ही है जो कामयाब हुआ है, साबित हुआ है। तो बजाय इसके कि कोई फौजी कार्रवाई की जाए, मैं समझता हूँ कि जो इक्तसादी है, जो इस तरह का इकोनॉमिक दबाव है, वो ज्यादा मौसर है और ज्यादा देर पा साबित होगा। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया आज। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि हम कुछ दिनों बाद आपकी तबीयत जरा ठीक हो जाए, हम फिर आपसे मिलेंगे और फिर कुछ बातें करेंगे। थैंक यू।